Hello friends, welcome back to our YouTube channel Emosky and Sinha Tutorial. Students, आज जो है हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो आज जो हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट, इस सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इसके पहले ही मैंने एक फॉलो चार्ट बता रखा था कि जिसमें केमिकल रिएक्शंस के जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी टाइप्स हैं, उसको मैंने डिस्क्राइब किया था। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग यहाँ से डिस्क्राइब करते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में, उसके आइडेंटिफिकेशन टर्म्स को हम लोग यहाँ समझेंगे, उससे बनने वाले प्रोडक्ट को समझेंगे स्टूडेंट्स, एंड हम लोग उसका डिफाइन भी यहाँ देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके स्टूडेंट्स। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप डिफाइन करते हुए ये बोल सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शन इन विच two or more reactant combined together to form the product is called combination reaction. सो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे एक ऐसे रिएक्शन को कहेंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हो स्टूडेंट्स। ओके, तो आप एग्जांपल के तौर पे आप इसमें लिख सकते हो इस तरह से, एग्जांपल के फॉर्म में दे करके रिप्रेजेंट करके कि A प्लस B, या फिर अगर और भी कंपोनेंट्स हो तो प्लस C समथिंग, ये मिल करके D या E बनाता है तो ठीक है, या सिर्फ D भी बनाता है तो भी चलेगा स्टूडेंट्स। अब आप इसका एग्जांपल जो है एग्जैक्ट वे में लेकर के देखो। जैसे ये तो मैंने ABC लिख करके डिनोट कर दिया, अगर हम इसका एग्जैक्ट एग्जांपल लेकर के देखते हैं तो हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे कि कैल्शियम ऑक्साइड जैसे था और कार्बन डाइऑक्साइड था, अगर इसको कंबाइन करते हैं हम लोग तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ये इसका एक एग्जाम्पल हुआ स्टूडेंट्स। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे H2S में ऑक्सीजन गैस कंबाइन करने के लिए हम लोग लिए तो यहाँ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O बन जाता है स्टूडेंट्स। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल हुआ। ओके, इसको ही हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है इसका एक टाइप होता है जिस टाइप को हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। इसी के अंदर एक टाइप आता है, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट भी मानते हैं, इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये डेफिनेटली यहाँ पे दोनों के दोनों प्रोडक्ट एड अप होकर के सिंगल प्रोडक्ट ही बनाएंगे। जैसे कॉम्बिनेशन में ये जरूरी नहीं था कि सिंगल प्रोडक्ट ही बने, दो प्रोडक्ट भी बन सकते थे, एक सिंगल प्रोडक्ट भी बन सकता था। बट एडिशन रिएक्शन में जब भी रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे तो यहाँ पे डेफिनेट होता है कि प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनेगा। दैट्स वाई इसको थोड़ा सा स्लाइटली इससे डिफर माना जाता है। अदरवाइज फॉर स्टैंडर्ड 10 के लिए आप इन दोनों को सेम मान सकते हो। तो एडिशन रिएक्शन में जब आप डिफाइन दोगे तो आप इसको कह सकते हो कि द कॉम्बिनेशन रिएक्शन in which reactants combine to form a single product। तो स्टूडेंट्स, इसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए अगर कंबाइन होते हैं तभी हम लोग इसको एडिशन रिएक्शन कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में ऐसा कुछ हो जाएगा कि अगर कोई भी सब्सटेंस ए बी ऐड होने वाला है तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म करेगा। लाइक जैसे यहाँ सी फॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका एग्जैक्ट केमिकल फॉर्म में एग्जाम्पल लेना चाहें तो H2 प्लस Cl2 का ले सकते हैं जो HCl बना है।
स्टूडेंट्स ये खुद भी ले सकते हैं, ये खुद भी यहाँ पे एक एग्जांपल है जो एडिशन रिएक्शन का है, क्योंकि यहाँ सिंगल प्रोडक्ट ही बना है स्टूडेंट्स। ओके, तो आप इस तरह का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। H2O का एग्जांपल ले सकते हो कि H2 प्लस O2 जो है वो H2O बनाया। मैग्नीशियम के बर्निंग का ले सकते हो कि मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्न किया गया, तो बर्न होने के बाद ये MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो स्टूडेंट्स इस तरह का जो एग्जांपल है ये हमारा एडिशन रिएक्शन में आता है, जिसको आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हो। सो स्टूडेंट्स ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट यहाँ पे एंड हुआ। नेक्स्ट पार्ट मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर लिखता हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन जानने वाले हैं। तो ये हमारा रिएक्शन का सेकेंड टाइप है। इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन अगर किया जाए और इसको कहा जाए तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होता है एंड दैट सिंगल रिएक्टेंट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर डिफरेंट पार्ट्स। तो अगर ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है स्टूडेंट्स, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ओके गाइस, सो इट कैन बी डिफाइंड एज द केमिकल रिएक्शन in which a reactant is broken down into 2 or more simpler parts। ओके स्टूडेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर पार्ट्स में अगर वो टूट जाए तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जैसे कोई ABCD ऐसा कुछ नाम का एक कंपाउंड था और यही कंपाउंड टूट गया, A प्लस B प्लस C इस तरह के टुकड़े टुकड़े में बट गया, अलग अलग हो गया, तो ऐसे रिएक्शंस को ही हम लोग क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे अगर आप एग्जैक्ट एग्जांपल लेकर के कुछ देखना चाहते हो तो आप AgCl2 ले लो, सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस अलग में टूट करके अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप और चाहते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट ही ले लो, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा फ्रेंड्स। तो ये जो एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके गाइस, आगे हम लोग देखते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स पे आते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो सबसे पहला टाइप है, इस पहले टाइप को हम लोग करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके गाइस, तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो थर्मल के कारण हो, दैट मींस हीट के कारण हो। ओके, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं द डिकम्पोजिशन दैट take place due to heat के कारण हो, हीट यानी कि थर्म, इसीलिए इसका नाम थर्मल कहा गया है। थर्म को हम लोग हीट कहते हैं, तो थर्म के कारण यानी हीट के कारण ऐसा होता हो तब ऐसे रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाएगा गाइस। जैसे आप एग्जांपल में देखो, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, तो एग्जांपल में आप यहाँ पे ले सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट को। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म किया जाता है यानी हीट किया जाता है तो यही टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो ब्रेक डाउन हुआ, ये जो टूटा, इसके टूटने का फेनोमेना थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा गाइस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो इसका सेकेंड पार्ट जो होता है हमारा वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टेक प्लेस होता। तो द डिकम्पोजिशन दैट टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी के कारण। ओके गाइस, इलेक्ट्रिसिटी को जैसे ही फ्लो करवाया जाए तो उस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने की वजह से कोई मटेरियल अगर अपने आयंस में टूट जाता है, अपने पार्ट्स में टूट जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे।
सो गाइस जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं H2O लेता हूं और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करा देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के पास होने की वजह से ये H2 अलग और O2 अलग में टूट जाता है। स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पहले जो टूटता है वो H+ आयन और OH- आयन में टूटता है, और यही मॉलिक्यूल्स बाद में फर्दर डिवाइड हो करके क्या बन जाता है, H2, और ये जो OH है ऐसे मॉलिक्यूल्स और ज्वाइन होते हैं, तो ज्वाइन होकर के ये O2 और H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो गाइस इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट होता है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, तो फोटो डिकम्पोजिशन गाइस क्या है, एक ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें फोटो यानी कि सनलाइट की वजह से होता हो। तो हम लोग इसको डिफाइन करके कर सकते हैं कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन that take place due to सनलाइट के कारण टेक प्लेस होता हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं गाइस। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल। सिल्वर क्लोराइड जो है वो फोटो यानी कि लाइट के प्रेजेंस में, लाइट को H से भी डिनोट किया जाता है कई जगह लाइट अगर हो तो सिर्फ लाइट लिख करके डिनोट किया जाता है। तो इसकी वजह से ये टूट जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है गाइस। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। एंड द लास्ट वन रिएक्शन, फोर्थ जो रिएक्शन होता है वो होता है हमारा कैटेलाइटिक डिकम्पोजिशन। कैटेलाइटिक डिकम्पोजिशन जो कैटेलिस्ट की वजह से हो, जो किसकी वजह से हो, कैटेलिस्ट की वजह से। तो गाइस कैटेलिस्ट की वजह से टूटने वाले जो रिएक्शंस होते हैं वो स्पेशली हमारे बॉडी में होते हैं। जैसे बॉडी में हम लोग जैसे ग्लूकोज वगैरह लेते हैं, तो स्टूडेंट जो ग्लूकोज है वो डिफरेंट पार्ट में टूट जाता है। ओके, अब सुक्रोज ही ले ले, शुगर, वो भी टूटता है। क्यों? उसमें कुछ कैटेलिस्ट पुट करने के कारण। तो आप इसको डिफाइन करके बोल सकते हो द डिकम्पोजिशन दैट टेक प्लेस ड्यू टू कैटेलिस्ट के कारण होता हो, तब हम लोग इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कैटेलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम देंगे। जैसे एग्जांपल हो गया फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक शुगर का मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ C12H22O11। ये जो है अल्कोहल के प्रेजेंस में, स्पेशली इथाइल अल्कोहल C2H5OH के प्रेजेंस में दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स C6H12O6 और C6H12O6। तो ये जो दो पार्ट में टूट गया, एक पार्ट कहलाता है ग्लूकोज और दूसरा पार्ट कहलाता है फ्रुक्टोज। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों का हालांकि फॉर्मूला आप सेम दिख रहे हो, बट इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होता है। जो ग्लूकोज होता है उसमें अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड का प्रेजेंस रहता है, जबकि जो फ्रुक्टोज एटम होता है उसमें अल्कोहल के साथ कीटोन का प्रेजेंस रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज में इस तरह से टूट जाता है। सो आई होप सो कि ये रिएक्शंस जो है आपको समझ में आ गया होगा। डिकम्पोजिशन का ये चार टाइप हुआ, थर्मल जो हीट की वजह से हो, इलेक्ट्रोलाइटिक जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, फोटो जो सनलाइट की वजह से हो, और कैटेलाइटिक डिकम्पोजिशन जो कैटेलिस्ट की वजह से हो। कैटेलिस्ट इस तरह का कोई एजेंट कहलाता है स्टूडेंट्स, जो एजेंट रखने की वजह से ये टूट जाए, ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो जाए, ऐसे चीजों को हम लोग कैटेलिस्ट का नाम देते हैं। अभी मैं इसको इरेज करके कैटेलिस्ट के बारे में भी थोड़ा कुछ समझा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। सो स्टूडेंट्स, आगे थर्ड रिएक्शन की तरफ बढ़ने के पहले हम लोग यहाँ कैटेलिस्ट के बारे में पहले जानेंगे। सो वी शुड मस्ट नो अबाउट द कैटेलिस्ट, बिकॉज अभी जस्ट आपने देखा एक कैटेलिटिक डिकम्पोजिशन नाम का रिएक्शन है, तो हमें कैटेलिस्ट के बारे में भी जानना चाहिए। सो हम लोग अपना जो नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं वो थर्ड वाला रिएक्शन नहीं, बल्कि नोट में कैटेलिस्ट करके हेडिंग लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे नोट पॉइंट लेते हुए कैटेलिस्ट हेडिंग लिए, कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट हेडिंग लिए स्टूडेंट्स, तो इसको डिफाइन करने की बात है कि कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको बोल सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस that help to proceed the reaction
जो रिएक्शन को प्रोसीड होने में हेल्प करता है। ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटेलिस्ट कहते हैं। अब कैटेलिस्ट को अगर बांटा जाए तो कैटेलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव कैटेलिस्ट और एक कहलाता है पॉजिटिव कैटेलिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो दो तरह के कैटेलिस्ट इस तरह से कहलाए, दो तरह के टाइप्स हुए इसके। तो जो नेगेटिव वाले कैटेलिस्ट हैं स्टूडेंट्स, वो नेगेटिव वाले कैटेलिस्ट क्या करते हैं, तो रिएक्शन के स्पीड को स्लो कर देते हैं, और जो पॉजिटिव वाले कैटेलिस्ट हैं वो रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। तो आप लोग इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो कि ये जो है एक नेगेटिव वाला है तो इट डिक्रीजेज द रिएक्शन स्पीड, इट डिक्रीजेज द स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के होने के रेट को ये डिक्रीज कर देता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके बॉडी से जब ब्लड बहने लगती है तो आप ब्लड को बहने से रोकने के लिए आप उसको क्या करते हो, चाहते हो कि वो जम जाए वहां पे। तो फाइब्रोनोजिन नाम का जो केमिकल होता है हमारे बॉडी के ब्लड के साथ में, वो उसको जमाने का काम करता है। तो उसी तरह के वो केमिकल रिएक्शन बॉडी में ऑटोमेटिकली हैपेंड होता है और ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी से जो एग्जिट हो रहा है ब्लड उसको कम कर देता है, उसके रेट को रोक देता है। स्टूडेंट्स, और भी एग्जांपल से लेकर के आप समझ सकते हो, जैसे सपोज करो कि आपको डिहाइड्रेशन हो गया, तो डिहाइड्रेशन जैसा कोई फेनोमेना हो गया तो आपके बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो अच्छे से नहीं हो पाते हैं, इस वजह से वोमिटिंग वगैरह हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे केस में हम लोग जो दवा लेते हैं वो दवा क्या करता है, जो बॉडी में होने वाले रिएक्शन से उसके रेट को थोड़ा सा स्लो कर देता है। इस वजह से हम लोग के बॉडी में फूड से जल्दी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता है और हम लोग डिहाइड्रेशन से बच जाते हैं। तो ऐसे कैटेलिस्ट हमारे लिए नेगेटिव कैटेलिस्ट कहलाएंगे। और अगर ऐसा कोई कैटेलिस्ट है पॉजिटिव कैटेलिस्ट, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव कैटेलिस्ट रेट को इंक्रीज करेगा, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेज द रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये रेट या स्पीड जो है रिएक्शन का इंक्रीज कर दे रहा है स्टूडेंट। तो फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि आपने बहुत सारा खाना खा लिया और डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है, बिकॉज डाइजेशन होने के लिए जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है या जो कार्बोहाइड्रेट आपने लिया है वो प्रॉपर अमाउंट में टूटना चाहिए, बट अगर वो प्रॉपरली नहीं टूट पा रहा है, बहुत स्लो टूट रहा है, तो ऐसे टाइम में आप क्या करते हो, आप जो है डाइजेशन वाला सिरप ले लेते हो कुछ, जिससे डाइजेस्ट आपका इजीली हो जाता है। फॉर एग्जांपल हाजमोला टाइप का कोई सब्सटेंस आप लेते हो, तो वहाँ हाजमोला या इस तरह का जो भी डाइजेस्टिव वाले सब्सटेंसेज हैं, जो डाइजेस्टिव वाले दवाइयाँ हैं आपके, उन दवाइयों में ऐसा कैटेलिस्ट होता है जो आपके बॉडी में रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। तो जो डाइजेशन स्लो हो रहा था उसी डाइजेशन के प्रोसेस को ये फास्ट कर देता है। तो फाइनली हम लोग का ज्यादा खाया हुआ खाना भी जल्दी थोड़ा पच जाता है और हम लोग अपने पेट को स्मूथ फील करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ऐसा पॉजिटिव कैटेलिस्ट कहलाएगा। क्लियर है गाइस? अब यहाँ पे आप कहोगे कि क्या सर जो नेगेटिव कैटेलिस्ट है वो पॉजिटिव की तरफ वर्क कर सकता है? यस, वर्क कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट्स की उसके लिए जो रिएक्टेंट्स लिया गया है वो कौन सा है। ओके स्टूडेंट, तो कोई नेगेटिव कैटेलिस्ट भी एक समय में पॉजिटिव का वर्क कर सकता है और कोई पॉजिटिव कैटेलिस्ट भी एक समय में नेगेटिव कैटेलिस्ट का वर्क कर सकता है। ओके, तो कैटेलिस्ट के बारे में इस तरह से आप समझ गए, जान गए। अब कैटेलिस्ट के आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात और यहाँ नोट करने वाली बात है कि कैटेलिस्ट खुद कभी रिएक्ट नहीं करता है। कैटेलिस्ट do not react itself in any chemical reaction। ये खुद को किसी केमिकल रिएक्शन में इंगेज नहीं करता है, खुद को किसी रिएक्शन में रिएक्ट होने नहीं देता है, बस इसका प्रेजेंस वहां रहता है ताकि रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो सके या रिएक्टेंट्स जो है ब्रेक डाउन हो सके। क्लियर है गाइस? तो ये जो है हमारा एक कैटलिस्ट का डेफिनेशन वगैरह हो गया। अब हम लोग थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द थर्ड टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और थर्ड टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो हमारा है वो क्या है? तो थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग रखे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। किस रिएक्शन को रखे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। ओके स्टूडेंट, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के प्रेजेंस में डिस्प्लेस हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे।
फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ, सपोज यहाँ कोई और टीचर आ जाए तो उनके सामने, सपोज मेरे ही कोई गुरु आ जाए, तो मेरे गुरु आ जाए तो उनके सामने तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, उनके सामने तो मैं कहूंगा कि चलो स्टूडेंट्स आप लोगों को मौका मिला है मेरे भी गुरु से पढ़ने का, तो मैं उस समय डिस्प्लेस होकर के दूसरे जगह चले जाऊंगा और मेरे जगह मेरे गुरु आपको पढ़ाना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मैं उस समय डिस्प्लेस हो गया। ऐसा कोई फेनोमेना अगर हो तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शन इन विच a substance is displaced by another substance के थ्रू ये डिस्प्लेस कर दिया जाए, तब ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके गाइस, फॉर एग्जांपल के लिए आप इस तरह से समझो कि ये AB नाम का कोई केमिकल था जिसने C से रिएक्ट किया, तो यहां से A को ये या B को किसी एक को डिस्प्लेस कर दे रहा है, सपोज करो B को डिस्प्लेस कर दे रहा है और ये खुद फॉर्म कर दे रहा है AC, मतलब A जो है C से कंबाइन हो जा रहा है और B जो डिस्प्लेस हो गया था वो अलग होकर के मिल गया हमें। तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो कहेंगे, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट में कौन सा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें एक सिंगल एलिमेंट B जो है वो डिस्प्लेस हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ AB है और यहाँ CD है, अब क्या हुआ है, यहाँ से B डिस्प्लेस हुआ है और यहाँ से D डिस्प्लेस हुआ है, तब ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा यहाँ AC और यहाँ पे बन जाएगा BD। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि इसमें से भी एक पार्ट डिस्प्लेस हुआ है और इसमें से भी कोई एक पार्ट डिस्प्लेस हुआ है। तो अगर दोनों ही रिएक्टेंट्स में से कुछ पार्ट डिस्प्लेस होता हो तो ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप हो गया, और ये पहला वाला जो था वो हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट का टाइप हो गया स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ से ओवरऑल कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह का होगा। जो इसका फर्स्ट पार्ट होगा उसको कहेंगे हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो दोनों होगा यानी जो जिसमें दोनों डिस्प्लेसेस हो रहे हो उनको कहा जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई हाईली रिएक्टिव वाले मेटल जो होते हैं वो लो रिएक्टिव वाले मेटल को उनके आयनिक कंपाउंड से रिमूव कर दिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसको डिफाइन करके कह सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शन इन विच highly reactive metal displaces the low reactive metal from its compound में स्टूडेंट्स वहां पे ये आयनिक कंपाउंड हो सकता है या फिर कोई साल्ट सॉल्यूशन जैसा सब्सटेंस हो सकता है। तो उसके साल्ट सॉल्यूशन या उसके आयनिक कंपाउंड में से उस लो रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो ऐसे रिएक्शन को कहेंगे हम लोग स्टूडेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक सोडियम नाम का एलिमेंट लिया है जो काफी हाईली रिएक्टिव होता है, और इसके साथ हम लोग कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर क्लोराइड ले रहे हैं, CuCl2 ले रहे हैं। तो CuCl2 लेने के बाद क्या होगा स्टूडेंट कि यहाँ से कॉपर को रिमूव कर दिया जाएगा, बिकॉज सोडियम हाईली रिएक्टिव है और कॉपर लो रिएक्टिव है। तो लो रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो सोडियम जो है वो खुद कंबाइन हो जाएगा Cl से, तो बन जाएगा NaCl, और कॉपर जो है वो अलग होकर के अलग एलिमेंट बन करके निकल जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसा जो केमिकल रिएक्शन होगा इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब स्टूडेंट ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो बात है ये यहाँ पे ये है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव है। फॉर एग्जांपल अगर यही रिएक्शन कुछ ऐसे रहा होता लिखा हुआ कि कॉपर प्लस NaCl, तब ये यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता स्टूडेंट्स, बिकॉज कॉपर मेटल तो है लेकिन सोडियम ही उससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये सोडियम को डिस्प्लेस
नहीं कर सकता है। तो अगर सोडियम को डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता है तो ये प्रोडक्ट कभी फॉर्म नहीं करेगा गाइस। ओके, तो इसमें जो हम लोग को यहाँ पे जानना है कि कौन से मेटल को हम हाईली रिएक्टिव कहेंगे और कौन से मेटल को हम लो रिएक्टिव कहेंगे, इसके लिए वीडियो के एंड में मैं रिएक्टिविटी सीरीज का एक लिस्ट बताऊंगा, उस लिस्ट से आप इजीली समझ जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इसका जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, तो सेकेंड टाइप हम लोग यहाँ पे लिए हैं। इस सेकेंड टाइप को क्या कहा जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट था और दूसरा जो है वो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें अभी भी एक हाई वाला रिएक्टिव मेटल होगा, एक लो वाला, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में होंगे या फिर दोनों कहीं ना कहीं सॉल्ट सॉल्यूशन के फॉर्म में होंगे। तो दोनों एक दूसरे का आयनिक पार्ट जो है एक्सचेंज कर लेंगे और एक्सचेंज करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको डिफाइन करके कहा जा सकता है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच highly reactive metal and low reactive metal exchanges their ionic parts according to reactivity then it is called double displacement reaction। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये डिफाइन किया जाएगा, इसमें दोनों ही एक्सचेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं एक यहाँ पे ले रहा हूं, आप इससे समझ जाओगे। यहाँ पे जो सोडियम है, इस सोडियम के साथ सल्फेट था Na2SO4। ओके स्टूडेंट्स, और यहीं पे एक कैल्शियम नाम का सब्सटेंस है, तो कैल्शियम के साथ क्लोराइड था, कैल्शियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट सोडियम हाईली रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा? कैल्शियम से ज्यादा हाईली रिएक्टिव है तो कैल्शियम से एक्सचेंज कर लेगा अपने आयंस को, और एक्सचेंज करके क्या बना लेगा? तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, और कैल्शियम जो है वो सल्फेट के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट। ओके स्टूडेंट्स, और भी आप एग्जांपल ले सकते हो। सपोज करो Na2O है, सोडियम ऑक्साइड है, और अगर ये मिल रहा है किसी कॉपर सल्फेट के साथ यानी CuSO4 के साथ, यहाँ पर भी सेम टाइप का रिएक्शन होगा। सल्फेट आ जाएगा सोडियम के पास यानी Na2SO4 बन जाएगा, और कॉपर के साथ चला जाएगा ऑक्साइड यानी CuO। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये एक्सचेंज हो रहा है, देखिए एक दूसरे का आयनिक पार्ट जो है वो एक्सचेंज कर ले रहा है। सोडियम जो है वो सल्फेट के पास चला जा रहा है और जो कॉपर है वो ऑक्साइड के पास चला आ रहा है। तो ये जो एक्सचेंजिंग फेनोमेना हुआ, ये एक्सचेंज होने वाले प्रोसेस को यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है, एक्सचेंज देयर आयनिक पार्ट्स। तो एक्सचेंज होने वाले फेनोमेना को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आई होप सो कि ये आपको क्लियर होगा। अब एट द एंड ऑफ स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, अब हम लोग वीडियो के एंड में लास्टली ये हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने वाले हैं। तो देखो मैंने डेफिनेशन पहले से लिख रखा है। ओके, अब आगे जो है मैं आपको इसके सीरीज के बारे में टर्म्स बतलाता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, तो पहले तो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या है, क्या हम लोग को एक्सप्रेस करता है स्टूडेंट्स। ओके, तो इट इज सेइंग दैट द मेटल्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी विथ अदर मेटेलिक कंपाउंड। कोई अनदर मेटेलिक कंपाउंड जो होगा उससे रिएक्टिविटी कितना कर सकता है, कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा ये मेटल, उसको कंपेयर करके कुछ मेटल्स को अरेंज किया जाता है। मान लेते हैं A, B, C, D ऐसे कुछ मेटल्स हैं, इनको अरेंज किया गया है, तो ये सबसे हाईली रिएक्टिव है, ये उससे थोड़ा लो, ये उससे थोड़ा लो। अगर ऐसे ये अरेंज किया जाता है तो अरेंज करने के बाद जो हम लोग को एक टेबल मिलता है, जो हम लोग को एक सीरीज मिलता है स्टूडेंट्स, इसी को कहते हैं हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। और किसका? ये मेटल्स का। ओके स्टूडेंट्स,
तो ऐसे तो ये टेबल जो है वो कुछ समथिंग अबाउट 10 एलिमेंट्स के आसपास का है, 10 to 12 एलिमेंट्स के आसपास का होगा ये। तो इस सीरीज को हम लोग ऐसे डायरेक्टली याद रखेंगे तो काफी मुश्किल होगा स्टूडेंट्स, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक से जानने वाले हैं इसको। तो देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि लर्न दिस सीरीज बाय ट्रिकी मेथड। ओके स्टूडेंट्स, ट्रिक हमारा ये है, यहाँ पर जो ट्रिकी मेथड से हम लोग इसको सीखने वाले हैं वो ट्रिक ये है हमारा। यहाँ पे मैं ट्रिक यहाँ लिखने जा रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, प्लीज send curious monkeys and zebra in the large heavy cage made of silver, gold and platinum। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है ट्रिक है यहाँ पर। ओके तो इसमें हम लोग कहते हैं प्लीज सेंड क्यूरियस मंकीज एंड जेब्रा इन द लार्ज हैवी केज मेड ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब हमको जो है कुछ क्यूरियस टाइप के मंकीज एंड जेब्रा भेजो एक बड़े से लार्ज हैवी केज में, और वो लार्ज केज मेड अप ऑफ किसका होना चाहिए, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम का। अब कहोगे सर तो ये क्या आप बता रहे हैं, इससे रिलेटेड कहाँ है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज अब यहाँ पे है, यहाँ सबसे फर्स्ट आया प्लीज, प्लीज पी से स्टार्ट होता है, तो पी फॉर यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स पोटेशियम, क्या हो जाएगा यहाँ पे पोटेशियम। सेंड हो जाएगा स्टूडेंट सोडियम, सेंड क्या हो जाएगा सोडियम। क्यूरियस जो है स्टूडेंट वो हो जाएगा हमारा कैल्शियम, क्या हो जाएगा कैल्शियम। एंड मंकीज स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम, क्या हो जाएगा मैग्नीशियम। ओके स्टूडेंट्स, एंड हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एंड फिर हमारा जेब्रा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जिंक स्टूडेंट्स। इन जो है स्टूडेंट्स हो जाएगा आयरन। द जो है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा टिन। लार्ज जो है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा लेड, एलईडी लेड। हैवी जो है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा हाइड्रोजन। एंड केज जो है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा कॉपर। फिर आप मेड ऑफ जो है मेड ऑफ वो हो जाएगा मैग्नीज। और ये तीनों तो एज सो ऑन जो है स्टूडेंट्स रह जाएगा। सिल्वर सिल्वर ही रह जाएगा स्टूडेंट्स, गोल्ड गोल्ड ही रह जाएगा, एंड प्लैटिनम भी प्लैटिनम ही रह जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब बस इसी को हम लोग को क्या करना है, फिर सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है, तो बस हमारा रिएक्टिविटी सीरीज बन के रेडी हो गया। अब जैसे देखो पोटेशियम को हम लोग क्या लिखते हैं के, सोडियम को क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स Na, कैल्शियम को Ca, मैग्नीशियम को Mg, एल्युमिनियम को Al, जिंक को Zn, आयरन को स्टूडेंट्स Fe, टिन को Sn, लेड को Pv, हाइड्रोजन यहाँ H होता ही है, कॉपर Cu, मैग्नीज Mn, सिल्वर को Ag लिखते हैं स्टूडेंट्स, गोल्ड को Au एंड प्लैटिनम को Pt। तो स्टूडेंट ये हमारा ट्रिक हुआ कि प्लीज सेंड सम मंकीज एंड जेब्रा इन द लार्ज हैवी केज मेड अप ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ओके स्टूडेंट, आई होप सो कि ये जो हमने बनाया है ट्रिक, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके स्टडी में और रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस के और जो पार्ट्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और तब तक के लिए आप जो है घर पे बैठे बैठे पढ़ते रहिए आराम से, है ना। और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए स्टूडेंट्स। अगर आपको ये लाइफ में थोड़ा सा भी हेल्प किया हो, ये ट्रिक एक्चुअल में लगा हो, तो आप इसको डेफिनेटली शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।